इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा, इससे बहुत बड़ा एक विश्लेषण, बहुत बड़ा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर, प्रौढ़ मताधिकार का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। 1932 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी, कॉन्फ्रेंस जब हुई 1932 में, तो गांधी जी ने कहा था कि अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं। हमारा बाप हमको पैदा किया, इससे बड़ा हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसका वो ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा। तो गांधी जी ने कहा अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं। इंग्लैंड में वोट का अधिकार कैसे था? इंग्लैंड में वोट का अधिकार दो बिंदु पर निर्धारित था। पहला, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे उनको ही चुनाव में खड़ा रहने का और वोट देने का अधिकार था। नंबर दूसरा, जो इनकम टैक्स पे करते थे उनको ही चुनाव में खड़ा रहने का और वोट देने का अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इंग्लैंड में ये दो अधिकार है और गांधी जी कह रहे हैं अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की बात, अलग अधिकार नहीं होगा क्योंकि वो हिंदू का अविभाज्य अंग है। फिर अंग्रेज, इंग्लैंड में ये दो प्रकार के अधिकार चल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्ग निकाला। पहले तो गांधी जी के सवालों का पहले खात्मा किया, क्योंकि वो करना जरूरी था। तो गांधी जी को 2-3 सवाल पूछे। पहला सवाल, गांधी जी अगर अछूत हिंदू का अविभाज्य अंग है तो मुझे आप बताइए, क्या आपके समाज के लोग हमारे लोगों को कुएं पर पानी भरने देते? तो गांधी जी चुप थे। क्या आपके समाज के लोग हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते? तो गांधी जी चुप थे। फिर तीसरा सवाल, क्या आपके समाज के लोग हमारे साथ बेटी का व्यवहार करते हैं? हमारी बेटी बहू के रूप में आप लोग मांगते हो और आपकी बेटी बहू के रूप में हमारे घर में देते हो? गांधी जी चुप। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अछूत का मतलब होता है अपवित्र, और गांधी जी के समाज के लोग पवित्र है, तो अपवित्र और पवित्र लोगों का धर्म एक कैसे हो सकता है? नंबर 1, अंग्रेजों को अनटचेबिलिटी मालूम नहीं थी। अंग्रेजों को अनटचेबिलिटी मालूम नहीं थी। एक अंग्रेज ने भारत के एक व्यक्ति को टच करके देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ। आइए थोड़ा, आप आइए थोड़ा इधर आइए। ऐसा टच करके देखा, क्योंकि अनटचेबिलिटी शब्द पहली बार सुना था अंग्रेजों ने, तो ऐसा टच करके देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? कुछ भी तो नहीं हुआ। अंग्रेजों को अनटचेबिलिटी मालूम नहीं थी। अंग्रेजों ने टच करके भी देखा, कुछ हुआ नहीं, कोई करंट भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। और गांधी जी के सारे सवालों का खंडन बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया। लेकिन लंदन में जो दो अधिकार थे कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनको वोट का अधिकार था, जो इनकम टैक्स पे करते थे उनको वोट का अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम पैदा हुए, यही हमारे पास सर्टिफिकेट है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई सर्टिफिकेट। तब जाके प्रौढ़ मताधिकार आया, एडल्ट फ्रेंचाइज। ऐसे ही थोड़ी आया कि हम लोग पैदा हुए होते हैं, यही सर्टिफिकेट है। क्योंकि मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने हम लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा था। मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने हम लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा था। अब जिन्होंने शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा तो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं, जिन्होंने संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा तो इस वजह से हमारे समाज में इनकम टैक्स पे करने वाले लोग नहीं है, इसलिए ये एडल्ट फ्रेंचाइज आया। अब भारत सरकार कह रही है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स माना नहीं जाएगा। 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को जो बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुसलमानों इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों का सत्यानाश हो रहा है, SC ST OBC को
डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो नहीं कह रहे। हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में एक खानदेश एरिया है और वहाँ पे कोई छोटू नाम का कोई कलाकार है, छोटा सा बच्चा, क्या नाम उसका मुझे नाम मालूम नहीं, उसका यूट्यूब पर बड़ा वीडियो चलता है। तो उसने भी एनआरसी के बारे में एक वीडियो बना डाला है, जो बातें आपको बताई जा रही। अब इससे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने स्टैंड लिया कि चलो आधार कार्ड को नहीं मान रहे, आप ही नहीं लाइन में खड़ा रहकर हम लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए बोला। वोटिंग कार्ड जिस आधार पर सरकारें बन रहे हैं उनको भी नहीं मान रहे। तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, अगर वोटिंग कार्ड को वो लोग नहीं मान रहे तो जो वर्तमान में सरकार बनी फिर उस सरकार को हम लोग कैसे मानेंगे? अगर वोटिंग कार्ड ही नहीं मान रहे, चलो रेशन कार्ड भी आप लोग नहीं मान रहे, तो फिर नागरिकता किस आधार पर की जाए? नागरिकता कैसे माना जाए कि ये व्यक्ति भारत का है, वो व्यक्ति भारत का नहीं है? तो इसलिए वामन मेश्राम साहब, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है एनआरसी का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन एनआरसी डीएनए के आधार पर करो। चलो कोई डॉक्यूमेंट्स मान नहीं रहे तो डीएनए के आधार पर करो। जो भारत का नागरिक होगा भारत में रहेगा, जो भारत का नागरिक नहीं होगा फिर वो अपना अपना एड्रेस ढूंढना शुरू कर दो। अब ब्राह्मणों को पता है ब्राह्मण विदेशी है, ये ब्राह्मणों को पता है, उसके पुरावे भी आपको बताता हूं। ऋग्वेद में लिखा हुआ ये उत्तर ध्रुव से आए हुए लोग हैं। ऋग्वेद ये ग्रंथ मार्केट में उपलब्ध है, खरीद लेना और पढ़ लेना। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी है। फिर बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, उनमें से एक लाल बाल और पाल, तो बीच का बाल, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य, कोई लोकमान्य नहीं, लेकिन खुद को उसने लोकमान्य डिग्री लगाई। तो उन्होंने एक किताब लिखी आर्टिक्स होमिंद वेदास, और उस किताब में लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर, तीसरा सरसंघ चालक आरएसएस का, पहले हेडगेवार जी, दूसरे परांजपे, तीसरे गुरु गोलवलकर, उन्होंने किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, विचारों का संग्रह, और उसमें कहा ब्राह्मण विदेशी है। राहुल संस्कृतायन, आपको लगेगा बहुत बड़ा पंडित आदमी है, उत्तर प्रदेश का है, आजमगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में, उसका ओरिजिनल नाम है केदारनाथ पांडे। तो अभी आपको क्लियर आइडेंटिटी हो, यार ये तो ब्राह्मण है। नहीं तो उसने नाम क्या बदला? राहुल संस्कृतायन। उसने किताब लिखी वोल्गा टू गंगा, और उस किताब में लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी है। तो ऐसे बहुत सारे, अफ्रीकन गांधी नाम का किताब प्रकाशित हुआ गांधी जी का, उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी है। तो ऐसे बहुत सारे किताबों के आधार पर, ये सिद्ध किताबों के आधार पर जिन्होंने लिखा, उन्होंने ये लिखा है ब्राह्मण विदेशी है। और 21 मई 2001 में भारत में जो डीएनए का रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ, और वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो तारीख है 21 मई 2001, और वो रिपोर्ट के अनुसार इंडियन अपर कास्ट मेल्स बिलोंग्स टू यूरेशिया। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अब डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, और हम लोगों ने अभी एनआरसी का हम समर्थन करते हैं, चलो भाई एनआरसी लागू करो, लेकिन वो डीएनए बेस होनी चाहिए। तो ब्राह्मण अभी टेंशन में आ गया, और मोहन भागवत पूरे भारत में अभी कार्यक्रम ले रहा है, और कार्यक्रम लेकर कह रहा है हम तो संस्कृति की बात कर रहे हैं, अभी संस्कृति नहीं चलेगी। अब क्या कह रहा है? हिंदू धर्म की थोड़ी बात कर रहे, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे गर्व से कहो हम हिंदू है, अभी कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू संस्कृति। अब वो बाहर कार्यक्रम लेकर मोहन भागवत जी, कहां के जानते हो? महाराष्ट्र के ही है, और मैं जिस जिला का हूं उसी जिला के, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूरी पर घर है उनका, मोहन भागवत जी का, चंद्रपुर जिला के। तो ये जो बातें जो आप लोगों को बताई जा रही है, इसलिए ये स्टैंड हम लोगों ने लिया।
अभी एनआरसी से और का से हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का किस प्रकार से सत्यानाश होगा, यह आपको समझाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, शेड्यूल कास्ट। संविधान लागू होने के पहले जिनके साथ अछूत का व्यवहार हुआ, अभी भी हो रहा है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिनको अछूत बनाया गया, जिनको गांव के बाहर रखा गया, जिनको शिक्षा से, संपत्ति से, शस्त्र से वंचित रखा गया, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आदिवासी का रेवनी विलेज ही नहीं है और रेवनी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और ये 1971 की बात कर रहे हैं और आदिवासियों का 1975 से लेकर 2019 तक करीबन भारत में 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है। 2011 की गिनती के अनुसार 4 करोड़ लोगों का अभी तक विस्थापन हुआ आदिवासियों का, और 4 करोड़ जिन लोगों का विस्थापन हुआ उनको अभी तक स्कूल नहीं मिली, अभी तक स्कूल नहीं, अभी तक कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं, अभी तक कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम उनके एरिया में अवेलेबल नहीं किया गया, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नदी प्रकल्प के नाम पर, धरण प्रकल्प के नाम पर, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर उनका विस्थापन किया जाता है, आदिवासियों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। ऐसे 4 करोड़ लोगों का अभी तक विस्थापन हुआ आदिवासियों का। और जहां जहां ये लोग एनआरसी, जैसे आसाम में, आसाम शेड्यूल 6 में आता है। शेड्यूल 6 का मतलब है वहां पे सेल्फ ओनरशिप का अधिकार है, यानी जल जंगल जमीन का मालक वहां का आदिवासी है। लेकिन आसाम में 19 लाख लोगों में से 14 लाख लोग जो एससी एसटी ओबीसी के हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आदिवासी है। मध्य प्रदेश की बात आपको मैंने बताई, मध्य प्रदेश शेड्यूल 5 में है। शेड्यूल 5 का अर्थ क्या है? तो सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार है, यानी आदिवासियों का खुद का शासन होगा। गुजरात की बात मैंने आपको बताई, तो गुजरात भी अनुसूची 5 में आता है, यानी जहां जहां सबसे ज्यादा जो लिस्ट बन रही है भारत में, करीबन 33 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं, उनमें से 10 राज्य अनुसूची 5 में है। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। ये जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आदिवासियों के पास में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। महाराष्ट्र में एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको कास्ट वेरिफिकेशन करना है तो एससी एसटी के लोगों के लिए 1950 के पहले का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे आदिवासी है कि जिन्होंने 1950 के पहले का डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र सरकार को नहीं दे पाया, उस वजह से उनका कास्ट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिनकी वजह से उनको नौकरियां गंवानी पड़ी। तो आदिवासियों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का होगा। नंबर 3, एमबीसी, तथाकथित आजादी के 72 साल में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का अभी तक आईएएस अधिकारी नहीं बना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 72 साल हो गए तथाकथित आजादी को, एमबीसी का, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का अभी तक आईएएस अधिकारी नहीं बना। कहां से डॉक्यूमेंट्स लाएगा? जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास रेवन्यू का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड आपका, राशन कार्ड आपका माना नहीं जाएगा। ओबीसी जो है, जिन लोगों के पास खेती है, चलो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। पाटिल की चलती है, पाटिल बोलते। अभी वो गांव का पाटिल बोलने से उनको मान सम्मान मिलता था। और गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? उत्तम शेती। गांधी जी ने कहा था उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो हमारे पाटिल लोगों ने गांधी जी को माना,
फॉलो किया कि नहीं उत्तम शेती, तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। मैं चित्र बता रहा हूं, बच्चों को पढ़ाया नहीं। सबसे अच्छी खेती, तो खेती में लगा दी। मैं चित्र बता रहा हूं, ये महाराष्ट्र की नहीं देश भर में ओबीसी का ये चित्र बन चुका है कि आपको बहुत सारे जो पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा ओबीसी में दिखेंगे। अरे पाटिल लोग हैं, स्कूल में जाने की जरूरत है क्या? अभी किसी पाटिल के पास में 20 एकड़ जमीन थी। हमारे लोगों की फसल ज्यादा होती है ब्राह्मणों की तुलना में, ये तो मालूम होगा। अब 4 बच्चे पैदा हुए, अभी 20 एकड़ खती 4 बच्चों में बांट गई। कितना आया? 5-5 एकड़ आया। अभी उनके भी बच्चे हुए। तो जो पाटिल था अब पाटिल नहीं है। तो ओबीसी का भी सत्यानाश बड़े पैमाने पर होने वाला है। उसके बाद में घुमंतु जातियां है। अब घुमंतु जातियों में जो जनगणना करने वाले जो लोग हैं, ये जो एनपीआर है, ये जनगणना करने वाले लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब हम जनगणना करने के लिए जाते हैं वहां पे तंबू गड़ा हुआ होता है और दूसरे दिन तंबू गायब हो जाता है। घुमंतु जातियों की परिस्थिति है। भारत में ओबीसी कितनी है सरकार को मालूम नहीं, जानवर कितने हैं सरकार को मालूम है, हिजड़े कितने हैं सरकार को मालूम है, भटकने वाले कुत्ते कितने हैं सरकार को मालूम है। लेकिन घुमंतु जातियों के जो लोग हैं वो सरकार को मालूम नहीं है, और घुमंतु जातियों के पास में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप लोग अंदाजा लगाइए ये एनआरसी से वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनआरसी से सबसे ज़्यादा जो सत्यानाश है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान हम SC ST MBC OBC और घुमंतु के जातियों का होने वाला है। हम इस देश के मूल निवासी, और इस देश के मूल निवासी होने के बावजूद भी अभी हमको ही इस देश के नागरिक होने का प्रमाण देना पड़ेगा, अभी सिद्ध करना पड़ेगा। और हम लोगों के पास में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का होने वाला है। इसीलिए बहुजन क्रांति मोर्चा ये कोई संगठन नहीं है और ना ही इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये हजारों लाखों संगठनों का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया पूरे भारत में। जैसे मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, तो बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इस एनआरसी और का विरोध करने के लिए 3 आंदोलन निर्धारित किए गए। पहला था 20 दिसंबर, धरना प्रदर्शन था 500 जिला में। फिर 8 जनवरी को प्रदर्शन रैली की गई 500 जिला में, और अभी 29 तारीख को भारत बंद किया जा रहा है बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा एनआरसी और का के विरोध में, कि एक तो ये कानून बंद करो, खत्म करो, नहीं तो फिर डीएनए बेस एनआरसी लागू करो। तो 29 तारीख को बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद किया गया, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये समर्थन के साथ साथ में हम पूरे देश भर में, पूरे सहभाग देश भर में हम लोग पूरे मैदान में उतरने वाले हैं।